अगर आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने को दिया जाए तो आप कैसे कंप्लीट करेंगे? इंडिया इज प्राउड ऑफ डैश साइंटिस्ट। यहां डैश के स्थान पर क्या फिल करना है? हिज फिल करें या हर फिल करें, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जेंडर के सारे रूल्स क्या हैं और उन्हें यूज करने का सही तरीका क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जेंडर के एडवांस यूजेस का जो पहला रूल है वो ये है कि जो वस्तुएं शक्ति और हिंसा को प्रदर्शित करती हैं उन्हें मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है। जैसे सन, समर, विंटर, टाइम और डेथ। अब देखिए यहां शक्ति और हिंसा का मतलब ये नहीं है कि चीर दूंगा फाड़ दूंगा वाली कि आ जा वो वाली बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ शक्ति और हिंसा का मतलब ये है कि हमें ऐसा फील हो रहा हो जैसे कोई मतलब हमें प्रताड़ित कर रहा है। ठीक है, अब जैसे सन है, अब सन तो आप पे तलवार लेके आक्रमण करेगा नहीं। ठीक है, जब सन जो है अपनी काफी ज्यादा तेज गर्मी देता है तो ऐसा लगता है उसका विकराल रूप देख के कि भाई ये कुछ हिंसात्मक उसमें है, एक्टिविटी में है अभी। इसलिए अब जैसे समर है, जब खूब तेज गर्मी पड़ती है, एकदम एकदम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि हमसे कोई गर्मी हमको प्रताड़ित कर रही है या कोई ऐसा बदला ले रही है हमसे, बिल्कुल जान निकाले दे रही है। ऐसे तो इसका भी ऐसा ही थोड़ा विकराल रूप होता है। विंटर, जाड़ा, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है फिर भी हमें इस पे गुस्सा आता है कि भाई दिमाग खराब करे जा रहा है। टाइम, ठीक है, कहते हैं कि भाई मेरा टाइम तो मुझ पर अत्याचार कर रहा है। तो कहने का मतलब टाइम भी कहीं ना कहीं हिंसात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे डेथ, अब डेथ यानी मृत्यु, ये तो पता ही है, डेथ तो हमेशा ही हिंसात्मक तरीके से है जो है। तो ये जितनी भी जो मैंने वर्ड लिखे हैं अभी वो सारे के सारे मेल यानी मैस्कुलिन जेंडर वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब हिंसात्मक और शक्ति वाले रूप को प्रदर्शित करते हैं। डेथ को ले लीजिए, वो तो वैसे ही नाम ही इसका डरावना है, तो ये सब मेल वाली कैटेगरी में आते हैं। और इन सब के साथ हम हिज का प्रयोग करेंगे। जब कभी भी पॉजिटिव की बात आएगी तो हम इनके साथ हिज का प्रयोग करेंगे, हर का नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर में है। अब दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम ये है कि जो वस्तुएं सुंदरता और सज्जनता को प्रदर्शित करती हैं उन्हें फेमिनिन जेंडर वाली कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे मून, अर्थ, स्प्रिंग, पीस, मर्सी। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं, सुंदरता और सज्जनता, ये सभी फीमेल वाली कैटेगरी में है, मतलब फेमिनिन जेंडर में। जैसे मून है, अब देखो भाई चांद की चांदनी कितनी सबको पसंद होती है, चांद बच्चों को भी मतलब ऐसे कविता सुनाते हैं कि चंदा मामा। ठीक है, तो इनको बड़े प्यार से बोला जाता है, इनको एक ऐसे भाव से इनका नाम लिया जाता है जैसे बड़े ही सज्जन लोग हैं ये सब। ठीक है, ऊपर वाले तो सारे हरामी हैं ये सब और नीचे वाले सज्जन हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वो रूल के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, तो मून चंदा मामा हमारा, और ये अर्थ पृथ्वी, ठीक है, धरती माता। ठीक है, और जो स्प्रिंग बसंत, अब बसंत तो वैसे भी सभी को प्यारा होता है, जो स्प्रिंग वाला सीजन होता है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी सुंदरता को प्रदर्शित कर रहा है। पीस शांति, अब यहाँ तो बात माननी पड़ेगी कि जब शांति होगी तो सज्जनता, सज्जन लोग शांति फैलाते हैं। और मर्सी दया, अब दया भी सज्जन लोगों के अंदर ही होगी। तो इसलिए ये सभी जो है फेमिनिन जेंडर वाली कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद इनके साथ हर का यूज किया जाता है जब इनके पॉजिटिव की बात आए तो। जैसे आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं, जैसे द मून हैज हिडन हर फेस behind a cloud, behind a cloud।
ठीक है। अब देखिए, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, यहाँ पर हर का यूज किया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो द मून है वो कौन सी कैटेगरी में, फेमिनिन जेंडर वाले में, ठीक है। तो इसलिए द मून के साथ उसका पॉजिटिव हमने हर लगाया है, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल ये है कि ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, एनीवन, समबडी, एनीबॉडी और नोबडी, ये सभी कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं। लेकिन जब तक ये कन्फर्म ना हो कि ये मेल के लिए यूज किया गया है या फीमेल के लिए, तब तक हम इनको मैस्कुलिन जेंडर वाली कैटेगरी में ही रखते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस हैज finished his homework, ठीक है। अब देखिए इसको, each of us has finished his homework, यहां हम बात करें कि भाई each के साथ और हमने his का यूज किया गया है, क्योंकि हमने पहले बताया है कि जब तक ये क्लियर ना हो, ये कंफर्म ना हो कि वो मेल के लिए यूज किया गया है या फीमेल के लिए, अगर वो बता देता है कि भाई फीमेल के लिए यूज किया गया है तो हम फीमेल वाले पॉजिटिव का यूज करेंगे, मेल के लिए तो मेल वाले। लेकिन जब तक क्लियर नहीं है तब तक हम इसको यानी मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। जब मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे तो जो उसका पॉजिटिव है वो भी मैस्कुलिन में ही आएगा, इसलिए हमने ईच के साथ यहाँ पर हिज का यूज किया है, ना कि हर का। अब अगला रूल ये है कि छोटे प्राणियों जैसे छोटे जीव जंतु हैं उनके साथ हम इट का यूज करते हैं। जैसे आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं मतलब नॉन लिविंग थिंग, उनको न्यूट्रल जेंडर वाली कैटेगरी में रखा जाता है, वो ठीक है, और उसके लिए उनके साथ इट का यूज किया जाता है। लेकिन अब एडवांस इंग्लिश के तहत छोटे प्राणियों और जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं उनके साथ भी अब इट का यूज करने लगे हैं। जैसे अगर हम बात करें इस एग्जांपल की, जैसे he has killed a snake, it is still lying on the road, lying on the road। अब देखिए यहाँ पर he has killed a snake, snake यानी जैसे अभी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की बात हो रही थी, छोटे जीव जंतु, उन्हीं में से स्नैक, ठीक है। he has killed a snake, it is gone, it किसके लिए यूज हुआ है, it यूज हुआ है हमारा यहाँ पे स्नैक के लिए, ठीक है। it is still lying on the road, ठीक है। तो इस टाइप से जो है छोटे जीव जंतुओं के लिए भी it का यूज होता है न्यूट्रल जेंडर के साथ साथ। अब अगला रूल है कि जब किसी देश के नाम का प्रयोग ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक इकाई के रूप में किया जाता है तब हम उसको न्यूट्रल जेंडर वाली कैटेगरी में रखते हैं। जैसे देखिए, लुकिंग एट द ग्लोब वी सी इंडिया हियर, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन एशिया, ठीक है। यहाँ पर हमने जो इट का यूज किया है वो हमने इंडिया के लिए किया है, इट का यूज इंडिया के लिए, क्योंकि रूल के मुताबिक जैसे हमने भी बताया था कि जब ज्योग्राफिकल टाइप से उसका यूज हो रहा हो तो वहां पर किसी कंट्री के नेम के लिए इट का यूज करेंगे उसके साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लोब की बात हो रही है। अब ग्लोब में किसी भारत ही नहीं किसी भी देश का हम एक नक्शा देखेंगे ग्लोब में तो ज्योग्राफिकल टाइप से तो देखेंगे कि भाई उसकी स्थिति क्या है, कहां पर है, कैसा है, ठीक है। लेकिन यदि किसी देश के नाम का प्रयोग मानवीकृत या राजनीतिक या आर्थिक रूप से किया जा रहा हो उस टाइम पे हम जो है उस देश के नाम को फेमिनिन जेंडर वाली कैटेगरी में रखेंगे। अभी इसका एग्जांपल भी देखिए, ये वही एग्जांपल है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था, ठीक है। इंडिया इज प्राउड ऑफ और डैश और साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, ठीक है। इंडिया इज प्राउड ऑफ साइंटिस्ट, यहां पर क्या फिल होगा, यहां पर हम फिल करेंगे हर, यहां पर हम फिल करेंगे हर। अब ऐसा क्यों?
रूल के मुताबिक जैसे अभी मैंने बताया कि जब राजनीतिक, आर्थिक या फिर मानवीकृत तरीके से किसी देश के नाम का प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर हम उसको फेमिनिन जेंडर वाली कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर इंडिया न्यूट्रल नहीं, फेमिनिन जेंडर वाली कैटेगरी में है। इंडिया इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट। क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट यानी इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं वो इंडिया ही नहीं बल्कि कोई भी देश सही, तो उस देश के साइंटिस्ट उस देश को राजनीतिक, मानवीकृत और आर्थिक सभी रूप से यानी सभी तरहों से उसे मजबूत बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने हर का यूज किया है। देखिए अगला रूल है कि चाइल्ड और बेबी ये दोनों कॉमन जेंडर के नाउन्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन फीमेल और मेल का पता न चल पाने के कारण हम इनके साथ न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउंस का यूज करते हैं। कैसे? आइए एग्जांपल में देखते हैं। जैसे द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग। ठीक है, द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग। यहां पर हमने जो इट्स यूज किया है, इट्स वो किसके लिए यूज किया है? वो यूज किया है चाइल्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड जो है वो कॉमन जेंडर के नाउन के रूप में यूज हो रहा है, जहां पर ये कंफर्म नहीं है कि ये फीमेल के लिए यूज हो रहा है या मेल के लिए। इसलिए हमने इसके साथ न्यूट्रल जेंडर के पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इट्स ये चाइल्ड के लिए, और यदि अगर ये कंफर्म हो जाए कि ये जो चाइल्ड है वो मेल के लिए है या फीमेल के लिए, तो फिर हम उसके अनुसार मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे देखिए द चाइल्ड वाज गर्ल, द चाइल्ड वाज गर्ल, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब यहां पर देखिए द चाइल्ड वाज गर्ल, सी वाज वेरी ब्यूटीफुल। यहां पर हमने सी क्यों यूज किया है और सी किसके लिए यूज किया है? हमने यहां पर सी चाइल्ड के लिए ही यूज किया है, लेकिन रीजन क्या है यहाँ पर सी यूज करने का? जैसा कि मैंने नियम में बताया, रूल क्या कह रहा है कि जब पता हो कि वो चाइल्ड किसके बारे की बात कर रहा है, मेल या फीमेल। यहाँ पर कंफर्म है कि वो जो चाइल्ड है वो क्या है? गर्ल यानी फीमेल है, तो फिर जो प्रोनाउन होगा वो फेमिनिन जेंडर वाला होगा। अगर ये मेल होता तो यहाँ पे मेल वाला प्रोनाउन होगा। ठीक है, इसलिए हमने सी का यूज किया है, सी वाज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए जेंडर के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है जिसमें मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग भी कहते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जो ओनली मेल को डिनोट करते हैं, यानी जो वर्ड ओनली मेल को डिनोट करते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। और शर्त ये भी है कि वो लिविंग बीइंग होना चाहिए, जैसे बॉय, टाइगर, लायन। ठीक है, ये मेल भी हैं और लिविंग बीइंग भी, मतलब सजीव भी हैं। ठीक है, दूसरा टाइप है हमारा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में वे वर्ड आते हैं जो ओनली फीमेल को डिनोट करते हैं, और इसमें भी वही शर्त है, कंडीशन क्या है कि ये भी लिविंग बीइंग ही होना चाहिए, जैसे गर्ल, पोइटेस। तीसरा हमारा जो टाइप है वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या होता है? वे वर्ड आते हैं जो मेल और फीमेल दोनों को एक साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें डिफरेंस नहीं पता कर पाते, तो वो जो है कॉमन जेंडर में आते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर। हालांकि ये भी लिविंग बीइंग ही होते हैं। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है चौथा, वो वाला टाइप है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर इन सबसे अलग है, क्योंकि न्यूट्रल जेंडर में ओनली नॉन लिविंग थिंग की बात की जाती है, यानी न्यूट्रल जेंडर में सारे नॉन लिविंग बीइंग होंगे, जैसे बुक है, ट्री है, चेयर है। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। अब जैसे ये कंफ्यूजन मत पैदा करना कि भाई ट्री जो है वो नॉन लिविंग बीइंग क्यों होगा। देखिए साइंस में जो ट्री को जो है हम बायोलॉजी वाले सेक्शन में, उसमें हम जो है इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन जो हमारी ग्रामर है वो ट्री को नॉन लिविंग बीइंग ही मानती है। ठीक है, तो ये थे हमारे जेंडर के बेसिक टाइप।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं जेंडर के रूल्स की तरफ। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाते हैं, तो अब हम आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के सारे रूल्स एक एक करके समझाने वाले हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं कि कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करें जैसे बॉय, तो बॉय का फेमिनिन होगा यहाँ पे गर्ल, जो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। अगर हम बात करें मैन, तो मैन का हो जाएगा यहाँ पे वुमेन, ठीक है। अगर बात करें कॉक, तो कॉक का हो जाएगा है। देखिए ये सारे वर्ड्स और इस प्रकार के और भी हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है, इनमें कोई नियम यूज नहीं होता। अच्छा अब बात करें अगर हम नियम की, तो देखिए इसका जो फर्स्ट नियम है वो ये है कि कोई भी मैस्कुलिन वर्ड होता है तो उसके पीछे हम ई डबल एस लगाकर फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे POET पोएट, पोएट के पीछे हम ई डबल एस लगाकर इसे फेमिनिन जेंडर बना देंगे। पोएट का फेमिनिन पोएटेस, ये मैस्कुलिन है ये फेमिनिन है। इसके बाद अगर हम बात करें लाइन, लाइन का हो जाएगा यहाँ पे लाइनेस, लाइन के पीछे हम ई डबल एस लगाएंगे, ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे होस्ट, तो होस्ट के पीछे भी हम ई डबल एस लगाकर इसे हम फेमिनिन बना देंगे, ठीक। अच्छा ये तो रूल रहा सिंपल। अब अगला रूल ये है कि अगर कोई मैस्कुलिन वर्ड होता है जिसके लास्ट लेटर से पहले वाला लेटर वॉवेल है, तो फिर क्या करना चाहिए, तो उसके लिए रूल चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें टाइगर, टाइगर, तो जब किसी मैस्कुलिन वर्ड के लास्ट लेटर से पहले अगर कोई वॉवेल लेटर है तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, वहां पर हमें उस वॉवेल को हटाकर और पीछे ई डबल एस लगाकर फेमिनिन बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे टाइगर हो गया। अगर हम बात करें एक्टर की, एक्टर, अब ये मैस्कुलिन है एक्टर, इसका लास्ट लेटर उससे पहले ये वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये वॉवेल को हटा के और पीछे आर के पीछे ई डबल एस लगा के एक्ट्रेस, इस टाइप से हम फेमिनिन बनाते हैं, ठीक है। और जैसे कुछ होते हैं कि जिनमें आगे या पीछे कुछ चेंजेशन करके तो जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाता है। जैसे अगर हम बात करें ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर में ग्रैंड के पीछे मदर लगा दो, ग्रैंड मदर हो गया, यानी ग्रैंड सेम रहेगा।